जाने माने चर्चित पत्रकार हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम से मौजूद हैं। वो बताएंगे कि ये डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण पर जो ये संविधान संशोधन का बिल लोकसभा में पेश हुआ है, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो दो बातें हैं शुक्ला जी। पहली, महिला आरक्षण, क्या ये सरकार वाकई में इसकी नीयत ऐसी है कि महिलाओं को उनका हक देना चाहती है? और दूसरा जो डिलिमिटेशन का विषय है, मैंने देखा है कि साउथ के राज्यों में बेहद नाराज़गी का माहौल है। हालांकि उत्तर तक हम लोगों तक उनकी खबरें ज़्यादा आ नहीं पाती हैं, लेकिन आज मैंने तमिलनाडु में जो प्रदर्शन देखा, जो नाराज़गी देखी है, जो लोकसभा में डीएमके के सांसदों का स्पीच सुनी, काले कपड़े उनके देखे, ऐसा प्रतीत होता है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद होनी चाहिए, वरना यह राज्यों में थोड़ा सा परेशानी पैदा करेगा। धन्यवाद ब्रजेश जी। एक तो महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो डीएमके हो। किसी भी दल ने नहीं कहा कि महिला आरक्षण के खिलाफ है। सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ ला रही, इसका विरोध है और ये विरोध स्वाभाविक है। आपने अपने जितने स्क्रॉल चलाए उसमें आपने उत्तरी राज्यों, दक्षिण के राज्यों का उल्लेख किया कि तमिलनाडु में इतनी सीटें बढ़ जाएंगी, तेलंगाना में इतनी बढ़ जाएंगी, कर्नाटक में इतनी बढ़ जाएंगी। दो राज्यों का आपने फिगर दिया, जिसमें तमिलनाडु का फिगर आपने दिया कि 39 सीटों से 59 सीटें हो जाएंगी जी। और उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि 80 से 125 हो जाएंगे। आज तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच में कितने सीटों का अंतर है? 20। कल क्या हो जाएगा? 60। सम्मानित गृह मंत्री ने केवल उन्हीं दक्षिण राज्यों की बात की और वो प्रतिशत कितना बढ़ा रहे थे? 3.36 से 3.47 हो जाएगा। और आप परिसीमन की बात कर रहे हैं। परिसीमन की बात आप महिला आरक्षण के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? किसी भी प्रत्येक राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण लोगों का मैंने भाषण सुना, किसी ने विरोध नहीं किया। और यह वही विधेयक है जिसको 2023 माने आज से 3 साल पहले संसद ने सर्वानुमति से पास किया था और सरकार उसको लागू करने के पक्ष में नहीं थी। सरकार से लोग कह रहे थे कि 2024 के चुनाव में ही महिला आरक्षण दे दिया जाए, सरकार नहीं मान रही थी। और तब तक जाकर आप उस पारित बिल को, जो अधिनियम है, कानून बन गया, उसको आप पढ़िए तो आप इन निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये कब से लागू होगा। उस समय 30 महीने पहले सरकार यही बताने की स्थिति में नहीं थी। अचानक से जबकि देश के 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो आपने विशेष सत्र बुला लिया और विशेष सत्र में आप इसकी चर्चा करना चाहते हैं। और वो भी तब आपने इस विधेयक को आप ले आ रहे हैं जब आपको पता है कि एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर आपके साथ, परिसीमन के मुद्दे को लेकर के आपके साथ जाएगा नहीं। अगर महिला आरक्षण को आज सरकार लागू कहे कि नहीं कोई विषय नहीं है, और आज आप प्रधानमंत्री का भाषण भी सुन लीजिए, उन्होंने परिसीमन का नाम तक नहीं लिया अपने भाषण में। केवल महिला आरक्षण, केवल महिला आरक्षण, विरोध करेंगे आप तो महिलाएं आपके खिलाफ होंगी, इसका राजनीतिक लाभ मुझको मिलेगा, आपको भले न मिले। केवल और केवल महिला आरक्षण। महिला आरक्षण का विरोध किसने किया? किसी ने नहीं किया। प्रियंका गांधी का भाषण सुनिए आप, मैंने किसी का नाम आप महाराष्ट्र नेताओं का भाषण सुनिए, आप तमिलनाडु के नेताओं का भाषण सुनिए, सबने कहा कि मैं महिला आरक्षण के पक्ष में। सरकार क्यों नहीं लागू कर देती है 523 सीटों पर? 2024 में इसने क्यों नहीं लागू कर दिया उस चुनाव में? और अगर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, इस सरकार के अगर आप 800 से ज्यादा सीटें बढ़ा करके महिला आरक्षण देते हैं, लाभ किसको हो रहा है? बड़ी ही सीटों पर महिलाओं को मिलेगा 120 सीटें और पुरुषों को मिलेगी 261 सीटें। ये महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं आप। भारतीय जनता, अच्छा आप मान लीजिए संवैधानिक प्रावधानों को आप भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने से किसने रोका है? सर, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर डिलिमिटेशन का हो या संविधान का कोई भी संशोधन करना है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को 363-362 वोट चाहिए सरकार को पास करने के लिए। बीजेपी के अगर 100% बीजेपी और उनके अलाइज अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं और वोट करते हैं, तो उनके पास टोटल स्ट्रेंथ है 294। उन्हें चाहिए 363 कम से कम, या 362 पे भी काम चल जाएगा। अब इनके पास ये जो गैप है 70-80 सांसदों का, ये कैसे फुलफिल होगा? इसका मतलब कि ये बिल गिरेगा। ये तो बात हो रही है ना, इसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आप लोग सामने सुन लीजिए। अगर उन्होंने कहीं परिसीमन का नाम लिया हो, उन्होंने कभी जनसंख्या की जनगणना की बात की हो, केवल और केवल महिलाओं के आरक्षण को लेकर के उन्होंने बात कही। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस बिल का विरोध कर, किसने भी बिल का विरोध, तो ये बिल लाए क्यों है? अच्छा, ये दोनों लेके क्यों आए? सिर्फ चर्चा के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए।
ओके। कि अगर आप इस बिल को पास नहीं होने देंगे तो आपसे कहा, आप पश्चिम बंगाल में जाकर टीएमसी को आरोपी बनाएंगे और तमिलनाडु में जाकर के आप डीएमके को आरोपी बनाएंगे कि वो लोग हैं जो महिला आरक्षण के विरोधी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो 2023 में ही कह रहे थे कि लागू कर दीजिए, 523 सीटों पर ही इसको लागू कर दीजिए। आरक्षण का विरोध किसने किया? सरकार ने तो किया। आप नियत पर सवाल उठा रहे हो सर? नहीं, मैं नियत पर सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि आप भाषण सुन लीजिए ना। मैं किसी के मैं हो सकता है कि महिलाओं के नाम पर अपोजिशन से कुछ वोट उन्हें मिल जाएं, ये भी तो पॉसिबल है। नहीं, मैं सवाल इस बात का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को महिला पुरुष के नाम पर एक महिलाओं का एक वर्ग उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, एक नैरेटिव बनाना है। अगर आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे तो आप इसी 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं दे दिया? आपने, विपक्ष आपके साथ था। जो आज पर सर संसद में बहुमत नहीं है ना, बीजेपी पर 2/3 नहीं है। विदाउट 2/3 आप संविधान में संशोधन नहीं कर पाओगे। मैं 2023 की बात कर रहा हूं आपसे, जब सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था जी। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात नहीं की थी। और आज उसके बाद एक और सवाल जान लीजिए आप। नहीं, ये एक सवाल और जैसे मैं उल्लेख कर दूं आपको, इस महिलाओं के आरक्षण, यह बीजेपी कितना महिलाओं का आरक्षण चाहती है? इस विधेयक में 15 वर्षों के लिए भी आरक्षण है, उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में